नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है मुगल कालीन प्रशासन के एमसीक्यू। यूपी पीसीएस, आरओए और बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी यह सीरीज मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। यह सीरीज का 13वां वीडियो है और इससे पहले आप प्राचीन भारत के इतिहास का पूरा एक वीडियो प्राप्त कर चुके हैं जो 10 घंटे का है। लगभग 15,000 लोग उसको देख चुके हैं और लगातार देख रहे हैं। आप भी अगर देखें उसको, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। शुरू करेंगे आज का ये वीडियो, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम जिसके प्रश्न करने वाले हैं वो है मुगल कालीन प्रशासन। आपका पहला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? अहेर, विश्यास, सूबा या सरकार? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2004 का प्रश्न है और आपको सही उत्तर का चयन करना है। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, सरकार। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा प्रांत कई सरकारों जिलों में बटा होता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? इक्ता, सरकार, तर्फ या सूबा? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, सरकार। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन होता है? सहना, एपील, मीर बख्शी, वजीर, सवाए निगार? यूपी पीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, मीर बख्शी। मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। और जैसे मुगल काल में एक चौधरी सेना का होता था तो उसका चौधरी आज जाति बन गई भारत में। पहले बख्शी हुआ करती थी एक जाति, मीर बख्शी। तो आप बहुत से लोगों के वर्तमान हिंदुस्तान में आप बख्शी देखेंगे उनके सरनेम में, तो उनके बाप दादा लोग सेना में, मुगल काल सेना में प्रधान हुआ करते थे, तो उनको मीर बख्शी कहा जाता था। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। उच्चाधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़ों को दागने और सिपाहियों का मुआयना करने का भी उसे काम दिया जाता था। जैसे जमींदार होता था वैसे चौधरी होता था। ठीक है, तो चौधरी आज वर्तमान में भारत में कहीं जगह आपको उसका सरनेम मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था किसानों से टैक्स वसूल करना, आय व्यय का लेखा करना, न्याय देना या भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण? यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2004 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है और सही उत्तर है आपका डी। भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण भी करता था और सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी हुआ करता था। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सर जदुनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी कहा है, किंतु वेतनाधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं स्थायी कार्य नहीं था। वेतनाधिकारी का कार्य दीवान ए तन करता था। अगला प्रश्न है आपका पांचवा। यहाँ पर अभिकथन और कारण दिए गए हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना होता है आप सभी को पता होगा। यूपी पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अभिकथन है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। और इसका जो पहला कथन है कि अभिकथन है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, सेना के दम पर कार्य करने वाला राज्य सैनिक राज्य होता था, तो ए ऑप्शन आपका सही है। कारण आर है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, कि जितनी बड़ी सैनिक शक्ति उतना बड़ा उनका प्रशासन, शासन। ठीक है, तो यहां पर कारण भी आपका सही हो जाता है और व्याख्या भी सही करता है, तो आपका ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा डिटेल दी गई है, उसको पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है आप ये समझ लीजिएगा। यद्यपि यह विवाद का विषय है कि मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था, परंतु अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदारों को सैन्य दायित्व प्रदान किया गया था। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना थी जिसने मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में भूमिका निभाई थी। ठीक है, जब आप पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, आरओ की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता होती है। कारण समझ लेना होता है कि कहीं कहीं पर डाउट क्रिएट होता है मन, इसलिए मैं कभी कभी आपके ये जो डिटेलिंग होती है उसको भी पढ़ देता हूं। आप में से काफी लोगों को काफी जल्दी होती है कि उनको नहीं लगता है कि ऑप्शन भी पढ़े जाएं या आंसर पढ़े जाएं, लेकिन क्या करें, चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबको समझना आना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? वर्नियर को, करेरी को, मनुची को या टैवर्नियर को? यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का प्रश्न है
और छठे का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। सही उत्तर है आपका सी, मनुची को। मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। अब ये कहाँ का था ये देख लीजिए। यह एक इतालवी यात्री था। इसने भारत आकर दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की। 1659 ईस्वी में दारा सिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार थे, घुड़सवार सिपाही थे। कौन से घुड़सवार सिपाही अहदी थे? जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरकार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। आईएएस प्री 1998 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है। देखिए पहला भी आपका सही है और दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ठीक है, इन्होंने मिर्जाओं के साथ अपने आप को संलग्न नहीं किया था, सेवाएं एकाकी प्रदान करते थे, सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं करते थे और सम्राट ही जिनका आसन कर्नल होता था। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा डिटेलिंग यहाँ भी जरूरी है अहदी को समझने के लिए। मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त दो प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे। एक थे अहदी तथा दूसरे थे दाखिली। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। यद्यपि इनका मनसबदारों से कोई संबंध नहीं था, किंतु बादशाह के प्रत्यक्ष आदेश से इन्हें मनसबदारों के साथ नियुक्त कर दिया जाता था। ठीक है, बादशाह जब आदेश दे देता था तो मनसबदारों के पास भी जाते थे। ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधीन होते थे तथा इनकी भर्ती, वेतन, वस्त्र एवं घोड़े सब राज्य की ओर से दिए जाते थे। इनके लिए पृथक दीवान एवं बख्शी की व्यवस्था की गई थी। एक अहदी घुड़सवार को 500 रुपए वेतन देने का उल्लेख मिलता है, जबकि एक साधारण घुड़सवार को 12 रुपए से 15 रुपए तक का ही वेतन दिया जाता था। अकबर के समय में अहदी सैनिकों की संख्या 12,000 हो गई थी। ये बादशाह के सबसे योग्य और वफादार सैनिक माने जाते थे। जैसे आप वर्तमान में कमांडो देखते हैं, वैसे ही अकबर के समय में ये क्या थे, ये अहदी सैनिक हुआ करते थे। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था सेनाधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी या पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। बीपीएससी प्री 2005 का प्रश्न है। सही उत्तर आपको बताना है और 8वें का सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, लोक आचरण का अधिकारी। अगला प्रश्न है आपका कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी तथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी, जो प्रथा थी मनसबदारी की वो क्यों चालू की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आईएएस प्री 1996 का प्रश्न है। 9वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? इसमें 33 वर्ग थे, उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। यूपी पीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। एक सत्य नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। कौन सा सत्य नहीं है? सी, उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, यह सत्य नहीं है, बाकी तीनों सत्य है। जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी, उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में जिससे आधे सवार रखना अपेक्षित। ठीक है, तो ये थी आप। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए इस जो मनसबदारी व्यवस्था है इसको नोट्स में और बुक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं। एक सही उत्तर है यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा होगा? जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, सही बात है। मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे, बिल्कुल गलत है। मनसबदार के 3 वर्ग थे, बिल्कुल सही बात। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वे आते थे जो निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर सवार रखते थे। दूसरी श्रेणी में वे मनसबदार आते थे जिनकी सवार संख्या उनके निर्धारित मनसब का आधा या आधे से अधिक होती थी। तीसरी श्रेणी में वे मनसबदार आते थे जिनकी सवार संख्या निर्धारित मनसब के आधे से कम होती थी। ठीक है, तो ये आपका तीसरा भी सही है और दीवान कार्यालय द्वारा इनके वेतन दिया जाता था, ये गलत है आपका। तो पहला और तीसरा सही है, आपका डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? 2 बिंदु दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। आईएएस प्री 2019 का प्रश्न है। अब देखिए इनको पढ़ना कोई ठीक बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, तो डी ऑप्शन है। लेकिन एक बार मैं पढ़ देता हूं कि जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भू आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। यह भी गलत है और दूसरा भी गलत है। जिन मनसबदारों को जागीर प्राप्त होती थी वे जागीरदार कहलाते थे। इन्हें न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन अधिकार प्राप्त होते थे। ठीक है, ये भूमि आवंटित कर सकते थे, तथापि इनके भूमि अधिकार केवल सेवा काल तक ही रहते थे,
कि जब तक ये मनसबदार हैं तब तक ही इनके पास वो जागीर रहेगी, जैसे ही हट गए खत्म हो जाए। और इसके विपरीत जमींदार पहले से चले आ रहे बड़े भूधारक होते थे। इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व संग्रह कर राज्य को देना होता था, जिसके बदले उन्हें लगभग 10 से 11%, कतिपय क्षेत्रों में ये 25% तक था, संग्रह शुल्क प्राप्त होता था। इनके राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे तथा इनका मुख्य उत्तरदायित्व जो तो राजस्व उगाही ही होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि मुगल भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? लूट, राजगत संपत्ति, भू राजस्व या कर? यूपी पीसीएस प्री 1995 का प्रश्न है और 13वें का जो सही है उत्तर वो है सी, भू राजस्व। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व है। जिस काल में जिसकी ज्यादा बातें मिले आप समझ लीजिए वह वहीं पर है। मुगल काल में आपको भू राजस्व से जुड़ी हुई बहुत ही बातें मिलती हैं, तो हमेशा आप इसका उत्तर भू राजस्व बिना पढ़े लिखे कर सकते। जिस काल में जिसकी ज्यादा बातें होती हैं वो उस काल में ज्यादा प्रचलन में रही होती। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था? भू राजस्व का, वेतन का, भत्तों का या उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, भू राजस्व का। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वो कौन था? यूपी पीसीएस मेंस 2005, झारखंड पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका जहांगीर, सी ऑप्शन। पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जनमानस में बहुत ही लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लगी और इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इसके नुकसानदेह आदत बन गई। 1617 ईस्वी में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा। तो लगभग 12 साल में भारतीयों को इसकी लत लग गई। किसकी? तंबाकू। 1605 में पुर्तगाली लेके आए और 1617 तक इतनी लत लग गई कि एक राजा को इस पर रोक लगानी पड़ी। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, बुवाई कर। बीपीएससी प्री 2003 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई पूर्व प्रधानमंत्री है उसको घर मिलता है रहने के लिए, कोई विधायक है उसको घर मिलता है, कोई सांसद है उसको पेंशन मिलती है, और जैसे जो सेना के जवान रिटायर होते हैं तो उनको क्या मिलता है? एक कार्ड मिलता है, कैंटीन कार्ड। वो वहां पर जाके बिना टैक्स दिए बहुत ही कम या मामूली टैक्स पे अपनी चीजें खरीद सकते हैं। अब तो पुलिस में भी ये कार्ड मिलने लगे हैं, राजस्व टैक्स से उन्हें छूट मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह परगना के समानार्थी था, सरकार के समानार्थी था, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। उपरयुक्त में कोई भी नहीं है। यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका सी ऑप्शन, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। मनसबदारी का पद पैतृक था। क्या पैतृक था ये आप बताइए? बिल्कुल भी नहीं। तो आपका एक पॉइंट सही है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाता है। यूपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कथन ए, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है। कथन और कारण के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। कथन भी सही है आपका, कारण भी सही है, लेकिन कथन को स्पष्ट नहीं करता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में दिए गए कथन का आपको और कारण बी को सही तरीके से समझना है। कथन ए है कि सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। बी है कि मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। आरएएस आरटीएस प्री 2013 का प्रश्न है। 3 प्रकार के वर्ग होते थे, ये तो मैंने आपको बताया है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए और बी दोनों सही हैं, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ प्रश्न संख्या 21 है और एक तरफ अधिकारी दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए कार्य दिए गए हैं। मिलान करना है आपको। यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है। दीवाने तन क्या करता था? वो जागीर व वेतन को देखना उसका काम होता था। तो ए का 3 किस में है? सिर्फ बी ऑप्शन में है। बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, और मुशरिफ कार्यालय को संभालने वाला, वकियानवीस प्रमुख घटनाओं व फरमानों का सूचीबद्ध करने वाला। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका 22 और यहाँ पर भी आपके कथन और कारण दिए गए हैं। यूपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है। कथन ए है कि अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कारण आर है कि शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय
का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो ए और बी में कौन सा सही है? क्या व्याख्या सही कर रहा है, ये आपको बताना है। कथन भी आपका सही है और कारण भी आपका सही है और व्याख्या भी सही है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? भोज, सिद्धराज जयसिंह, जैन उल आबिदीन या अकबर? यूपी पीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है और 23 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, अकबर। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2008 का प्रश्न है। बहुत ही आसान उत्तर है, कई प्रश्न आप इसके कर चुके हैं, बी दाम। टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था जो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। एक दाम उसके शेर शाह ने भी चलवाया था, वो 64वां भाग होता। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां? यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, बाबर ने। बाबर ने चांदी और तांबे का सिक्का चलाया था। चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा था। अगला प्रश्न है आपका कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर या संपत्ति कर? बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेर शाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी: नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूत, नगदी अथवा जब्ती, गल्ला बख्शी या बटाई। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? कनकूत, हल्की संख्या, जब्त या गल्ला बख्शी? यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी, हल्की संख्या। जैन सरकार की औरंगजेब का इतिहास में पृष्ठ संख्या 190 पर यह उल्लेख किया गया है कि अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्था पद्धति स्थापित की गई थी, लेकिन दक्कन में इस प्रकार की व्यवस्थित पद्धति का अभाव था। इस दौरान दक्कन के किसान प्रति हल यानी कि हल्की संख्या के आधार पर राज्य को भू राजस्व का भुगतान करते थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रज बहाव को पुनर्जीवित करके किया गया था? शेखनूनी, सहाब नहर, नहर ए बिहसत, नहर ए आगरा? यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, सहाब नहर। मुगल कालीन सहाब या सिहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रज बहाव को पुनर्जीवित करके किया गया। मुगल बादशाह अकबर के समय में पहले सिहाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा करवाया गया। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर सिहाबुद्दीन ने खेती का विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई और इसका नाम बदलकर सिहाब नहर कर दिया था। आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है मुगल कालीन प्रशासन के एमसीक्यू। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसके कुछ वीडियो और बाकी हैं, उसके बाद आपका आधुनिक भारत के इतिहास के वीडियो शुरू हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी पीसीएस, आरओ बीपीएससी की तैयारी के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।